हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको ईवे बिल जनरेट करने का सबसे आसान और करेक्ट मेथड बताने वाला हूं। इस तरीके से अगर आप अपने जीएसटी के ईवे बिल को जनरेट करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपने जीएसटी के अंडर में ईवे बिल्स को गलत तरीके से जनरेट किया या फिर अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट फीड कर दी और वो ट्रैक हो जाता है तो यहाँ पर 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। तो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक लाइव यहाँ पर ईवे बिल जनरेट करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जीएसटी पोर्टल पोर्टल से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट ईवे बिल सिस्टम पे गूगल पर भी टाइप करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लिक हियर टू गो ईवे बिल पोर्टल। ईवे बिल का एक सेपरेट पोर्टल है। आपने अगर अपने जीएसटी नंबर को रजिस्टर नहीं किया हुआ तो पहले आपको ईवे बिल में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड है, उसके थ्रू मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन पॉइंट्स का यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट भी एनेबल किया गया था, टू फैक्टर ऑथराइजेशन। तो यहाँ पर बेटर है कि आप इसको एक्टिव कर लें। इससे क्या बेनिफिट है कि आपका जो जीएसटी है, यूजर आईडी पासवर्ड है, उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। जीएसटी की यूजर आईडी हो सकता है आपकी डिफरेंट हो और आपने इस पोर्टल पर दूसरी जीएसटी यूजर आईडी क्रिएट की हो तो आप इसको फॉरगॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ईवे बिल के अंडर में जनरेट न्यू ईवे बिल का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, सारे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है। अगर किसी पर्सन ने गलत तरीके से आपके जीएसटी नंबर पर ईवे बिल इशू कर दिया, मतलब कोई इनवॉइस इशू कर दिया है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू आपको जनरेट ईवे बिल पर क्लिक करके यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आउटवर्ड सप्लाई के केस में, सप्लाई हो, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, एसकेडी सीकेडी, लॉट्स रिसिपिएंट नॉट नोन, कि जहां पर एक पर्सन है कि हमें नहीं कंफर्म हो रहा है कि रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड क्या है, या फिर आप खुद से अपने यूज के लिए लेकर जा रहे हैं एग्जीबिशन फेयर्स के लिए, लाइन सेल्स या अदर्स। ठीक है। तो यहाँ पर काफी वाइड कैटेगरी को ऐड किया गया है और यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये लेटेस्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो आप इनका यूज करें। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आपको बिल इशू करना जरूरी है, लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके आपको जीएसटी की सप्लाई ही इशू करनी होगी। यहाँ पर फिर आप ऑन यूज वाला नहीं कर। इनवर्ड आउटवर्ड दोनों के लिए जो है ये सेम कैटेगरी ऑफ यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है सब टाइप में सेलेक्ट करके प्रॉपर ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई के लिए जनरेट करूंगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप में जो है वो यहाँ पर ध्यान दे देखिएगा, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। दोनों के केस में ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी सेम आती है। तो आप टैक्स इनवॉइस के लिए भी बना सकते हैं और ईवे बिल के लिए भी। ध्यान रखिएगा, जो आप डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर दे रहे हैं वो आपके इनवॉइस से मैच होना जरूरी है, टैक्स इनवॉइस से, और उसकी जो डेट है वो भी मैच होना जरूरी है। आप इसको ये सब्जेक्ट टू रूल्स की इस ईवे बिल की वैलिडिटी किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। तो आप इसको बना सकते हैं, बट लेकिन हो सकता है कि आपकी सप्लाई आज इनिशिएट ना होने वाली हो, तो आप इसको एडवांस में बना सकते हैं। लेकिन जितने किलोमीटर के लिए और जितनी ड्यूरेशन के लिए बनाया हो वो एक्सपायर ना हो। ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइप में यहाँ पर चार अलग अलग मोड दिए गए हैं। रेगुलर, बिल टू शिप टू। तो बिल टू शिप टू जब यूज किया जाता है कि जहां पर आप बिल किसी अलग जीएसटी नंबर पर कर रहे हैं और शिप टू में आपका जो जीएसटी नंबर है या जो पार्टी है वो चेंज होने वाली हो। ध्यान रहे, जो बिलिंग की डिटेल्स अपलोड होगी, जो जीएसटीआर1 में डाटा जाएगा वो आपका बिल टू वाला ही जाएगा। तो बिल टू में आप पार्टी की करेक्ट डिटेल एंटर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम का भी ऑप्शन आता है कि आप बिल कहीं दूसरी जगह से बना रहे हैं और डिस्पैच कहीं दूसरी जगह से करना चाहते हैं। वो आपका लिंक है इनवर्ड के केस में। ठीक है। अब अगर आप इसके बाद जो है आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहते हैं, बिल टू शिप टू वाला भी, बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम वाला भी, तो फिर आप ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई के केस में चार ऑप्शन यूज हो सकते हैं। जैसा आउटवर्ड में क्या है, आप बिल जो है अपने किसी दूसरे एड्रेस से बना रहे हैं और हो सकता है कि आप डिस्पैच किसी दूसरे एड्रेस से या डायरेक्ट जहां से आपने वो गुड्स या सर्विस लिए हैं वहां से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं ईवे बिल जनरेट कर रहा हूँ, भी रेगुलर के अंडर में जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है डिटेल जो है आपके जीएसटी नंबर की तो ऑटोमेटिकली आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर एंटर करना है जिस पर्सन को आप ये गुड्स बिल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बिल वाली पार्टी का ही आएगा, शिप वाली पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, आप अगर बिल टू शिप टू मॉडल यूज कर रहे हैं
तो उस केस में जीएसटी नंबर तो बिल टू वाले का ही आएगा, बट लेकिन शिप टू में आप कोई और अदर जहां पर आप शिप करना चाहते हैं उस गुड्स को वो एंटर कर सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स। यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करना है, पूरी डिटेल्स खुद आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप इंपोर्ट के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूआरपी लिख के भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटी नंबर के बाद तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यूआरपी के केस में आपको यूआरपी लिखना है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट में ये गुड्स जो है डिलीवर कर रहे हैं, पिन कोड लिखना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है एचएसएन कोड। तो ध्यान रखिएगा एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। प्रोडक्ट का नेम और डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो गुड्स आप भेज रहे हैं। अगर उसका डाटा मिसमैच आता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर एचएसएन एंटर करना है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद क्वांटिटी, यूनिट मतलब कितनी यूनिट है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जो है आप 200 पीस भेज रहे हैं, अब यहाँ पर 200 तो क्वांटिटी यहाँ पर आएगी 200, और उसके बाद पीसीस यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टेड जो भी चीजें हैं वही एक्सेप्ट होती हैं, नंबर, पीसीस, किलोग्राम्स। अगर आप यहाँ पर कोई गलत डिटेल लिखेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। देखिए मैं यहाँ पर अगर कुछ और लिखूंगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं होगी, इनवैलिड यूक्यूसी। तो यहाँ पर जो सिस्टम के अंडर में है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर मैं बॉक्स लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो बॉक्स मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो यूनिट है ये जीएसटी जो रूलिंग है उसके हिसाब से ही लिखनी है। आप यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है कि जैसे आप 100 रुपीज का सामान भेज रहे हैं तो आपका जीएसटी सपोज ये 10% का है, तो यहाँ पर आपको 100 लिखना है। पहले यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना होगा स्टेट कि मैं कहाँ से कहाँ तक भेज रहा हूँ, तो मैं डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर इस टाइप से आपको डिटेल्स एंटर करनी है। फिर उसके बाद जो आपने पिन कोड एंटर किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किलोमीटर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको देनी है ट्रांसपोर्टर की आईडी, उसका जीएसटी नंबर। ये देखिए यहाँ पर कर्सर आप डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसपोर्टर का जीएसटी में यूनिक जीएसटी नंबर भी जनरेट होता है, और केवल ट्रांजिट के लिए केवल ट्रांसपोर्टर एनरोलमेंट आईडी भी जनरेट होती है। तो दोनों में से कोई भी एक डिटेल आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है उसका नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है पार्ट बी की डिटेल्स। मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि आप चाहें तो केवल पार्ट ए भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आता है कि पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर अपडेट करेगा, लेकिन वो अपडेट तभी कर पाएगा जब आप उसकी डिटेल एंटर करेंगे। काफी टाइम्स में ऐसा भी होता है कि आप अपने गुड्स को सपोज कीजिए किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं जो कि खुद से ही, ध्यान से देखिए, जो कि खुद से ही अपने गुड्स को डिलीवरी है वो लेकर जा रहे हैं। सपोज कीजिए कोई अपने पर्सनल व्हीकल में इस चीज को लेकर जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पर आप उस पर्सन का केवल एंटर करेंगे व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है और वो यूनिक भी होता है, और उसके बिना ये चीज जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है, तो व्हीकल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप ट्रांसपोर्ट की डिटेल एंटर नहीं करेंगे तो केवल आपका यहाँ पर जो है वो पार्ट ए जनरेट होगा, पार्ट बी नहीं होगा। तो अगर किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिटेल जा रही है तो दोनों डिटेल जनरेट होना जरूरी है। अदरवाइज आप सिंगल, अगर आप खुद से अपने सामान को लेकर जा रहे हैं या जिसको आप वो सामान इशू कर रहे हैं वो खुद से उस सामान को लेकर जा रहा है, तो आप इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों में से कोई भी जनरेट कर सकते हैं ई वे बिल को। मतलब ये जो रिसीवर है वो भी जनरेट कर सकता है, बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि ई वे बिल का कंप्लायंस होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि ई वे बिल रह जाए और 200% की पेनल्टी यहाँ पर लग जाए। और यहाँ पर मोड आपको सेलेक्ट करना होता है रोड, रेल, एयर, शिपिंग। जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है उसके इसमें रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ई वे बिल कब जनरेट करना है कब नहीं करना है, उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो अभी अपलोड की थी रिसेंटली, आप वीडियो देख सकते हैं। हर केस में जनरेट करना भी मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, आपका ई वे बिल जनरेट। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक मैसेज आएगा, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये चीज आ रही है कि आपने कंप्लीट डिटेल्स एंटर नहीं की है, कि पार्ट बी की डिटेल्स अगर आप पूरी एंटर कर देंगे तो उसके बाद पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो GSTR1 के जो डाटा है उसमें भी ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिए, जो आप GSTR1 फाइल करेंगे उसमें डाटा ई वे बिल से मैच होना जरूरी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो ई वे बिल है वो जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको ड्रैग डाउन करके लास्ट में कर जाएंगे तो यहाँ पर जो है प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको प्रिंट करके से इसको अटैच करेंगे बिल के साथ, और जैसे ही गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा वो ई वे बिल होना जरूरी है, तभी आपके इनवॉइस की भी वैलिडिटी